आखिर ऐसा कितने दिन चलेगा? तुम्हारी इस आमदनी में तो जिंदगी पार होने से रही। मैंने डॉक्टरी इसलिए तो नहीं पढ़ी थी, न इसलिए तुमसे शादी की थी कि यहाँ बैठकर किचन संभालूं। रानी ने दूसरे कमरे से कहा तो कुछ आवाज आनंद तक भी पहुंची। सच तो ये था कि उसने कुछ ही शब्द सुने थे, लेकिन उनका पूरा अर्थ अपने आप ही समझ गया था। आनंद और रानी दोनों ने ही अच्छे व संपन्न माहौल में रहकर पढ़ाई पूरी की थी। परेशानी क्या होती है, दोनों में से किसी को पता ही नहीं था। इसके बावजूद आनंद व्यवहारिक आदमी था। वह जानता था कि व्यक्ति की जिंदगी में सभी तरह के दिन आते हैं। दूसरी ओर रानी किसी भी तरह ये दिन बिताने को तैयार नहीं थी। वह बात बात में बिगड़ती, आनंद को ताने देती और जोर देती कि वह विदेश चले। यहाँ कुछ भी तो नहीं धरा है। आनंद को शायद ये दिन कभी न देखने पड़ते, पर जब उसने रानी से शादी की तो अचानक उसे अपने माता पिता से अलग होकर घर बसाना पड़ा। दोनों के घर वालों ने इस संबंध में उनकी कोई मदद तो क्या करनी थी, हाँ, दोनों को तुरंत अपने से दूर हो जाने का आदेश अवश्य दे दिया था। फिर आनंद अपने कुछ दोस्तों के साथ रानी को ब्याह लाया था। तब वह रानी नहीं, आयशा थी। शुरू में तो आयशा के ब्याह को हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश हुई थी, पर कुछ डराने धमकाने के बाद बात आई गई हो गई। फिर भी उनकी जिंदगी में अकेलापन बैठ चुका था और दोनों हर तरह से खुश रहने की कोशिशों के बावजूद कभी न कभी, कहीं न कहीं निकटवर्तियों का, संपन्नता का और निश्चितता का अभाव महसूस कर रहे थे। आनंद जानता था कि घर का ये दम्भोटू माहौल रानी को अच्छा नहीं लगता। ऊपर से घर गृहस्थी की एक साथ आई परेशानियों ने रानी को और भी चिड़चिड़ा बना दिया था। अभी कुछ माह पहले तक वह तितली सी सहेलियों के बीच इतराया करती थी। कभी कोई टोकता भी तो रानी कह देती, अपनी फिक्र करो, मुझे कौन यहाँ रहना है। मास्टर ऑफ सर्जरी एमएस किया और यह चिड़िया फुर, फिर वह सचमुच चिड़ियों की तरह फुदक उठती और सारी सहेलियां हंसी में खो जाती। यहाँ तक कि वह आनंद को भी अक्सर चिढ़ाया करती। आनंद की जिंदगी में इससे पहले कभी कोई लड़की नहीं आई थी। वह उन क्षणों में पूरी तरह डूब जाता और रानी के प्यार, सुंदरता और कहकहों को एक साथ ही महसूस करने की कोशिश करने लगता था। आनंद मास्टर ऑफ मेडिसिन एमडी करने के बाद जब सरकारी नौकरी में लगा, तब भी उन दोनों को शादी की जल्दी नहीं थी। अचानक कुछ ऐसी परिस्थितियां आईं कि शादी करना जरूरी हो गया। रानी के पिता उसके लिए कहीं और लड़का देख आए थे। अगर दोनों समय पर यह कदम न उठाते तो निश्चित था कि रानी एक दिन किसी और की हो जाती। फिर वही हुआ जिसका दोनों बरसों से सपना देख रहे थे। दोनों एक दूसरे की जिंदगी में डूब गए। शादी के बाद भी इसमें कोई फर्क नहीं आया। फिर भी क्षण क्षण की जिंदगी में ऐसे जीना संभव नहीं था और रानी की बड़बड़ाहट भी इसी की प्रतिक्रिया थी। आनंद ने ये सब सुना और रानी की बातें उसके मन में कहीं गहरे उतरती गईं। रानी के अलावा अब उसका इतने निकट था ही कौन। हर दुख दर्द की वह अकेली साथी थी। वह सोचने लगा, चाहे जैसे भी हो, विदेश निकलना जरूरी है। जो यहाँ बरसों नहीं कमा सकूंगा, वहाँ 1 साल में ही कमा लूंगा। ऊपर से रानी भी खुश हो जाएगी। आखिर वह दिन भी आया जब आनंद का विदेश जाना लगभग तय हो गया। डॉक्टर के रूप में उसकी नियुक्ति इंग्लैंड में हो गई थी और अब उनके निकलने में केवल उतने ही दिन बाकी थे जितने दिन उनकी तैयारी के लिए जरूरी थे। जाने कितने दिन वहां लग जाएं, जाने कब लौटना हो भी या नहीं। तैयारी के छोटे से छोटे काम से लेकर मिलने जुलने वालों को अलविदा कहने तक सभी काम उन्हें इस समय में निपटाने थे। रानी की कड़वाहट अब गायब हो चुकी थी। आनंद अब देर से लौटता तो भी वह कुछ न कहती, जबकि कुछ महीनों पहले आनंद के देर से लौटने पर वह उसकी खूब खिंचाई करती थी। अब रात को सोने से पहले अधिकतर समय इंग्लैंड की चर्चा में ही बीतता। कैसा होगा इंग्लैंड। चर्चा करते करते दोनों की आंखों में एक दूसरे के चेहरे की जगह ढेर सारे पैसे और उससे जुड़े वैभव की चमक तैरने लगती और फिर न जाने दोनों कब सो जाते। चाहे आनंद के मित्र हो या रानी की सहेलियां, सभी उनका अभाव अभी से महसूस करने लगे थे। एक ऐसा अभाव जो उनके दूर जाने की कल्पना से जुड़ा हुआ था। आनंद का तो अजीब हाल था। आनंद को घर के फाटक पर बैठा रहने वाला चौकीदार तक गहरा नजदीकी लगता। नुक्कड़ पर बैठने वाली कुंजड़िल आंख झगड़ने के बावजूद कल्पना में अक्सर उसे याद दिलाती, लड़ लो, जितना चाहे लड़ लो। अब ये साथ कुछ ही दिनों का है और फिर वह दिन भी आया जब उन्हें अपना मोहल्ला, अपना शहर, अपना देश छोड़ना था। जैसे जैसे दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ने का समय नजदीक आ रहा था, आनंद की तो जैसे जान ही निकली जा रही थी। किसी तरह से उसने दिल को कड़ा किया और फिर वह अपने मोहल्ले, शहर और देश को एक के बाद एक छोड़ता हुआ उस धरती पर जा पहुंचा जो बरसों से रानी के लिए ही सही, उसके जीने का लक्ष्य बनी हुई थी। लंदन का हीथ्रो हवाई अड्डा, यांत्रिक जिंदगी का दूर से परिचय देता विशाल शहर। जिंदगी कुछ इस कदर तेज की हर 2 मिनट बाद कोई हवाई जहाज फुर से उड़ जाता। चारों ओर चकमदमक, उसी के मुकाबले लोगों के उतरे या फिर कृत्रिम मुस्कुराहट भरे चेहरे। जहाज से उतरते ही आनंद को लगा कि उसने बाहर का कुछ पाया जरूर है, पर साथ ही अंदर का कुछ ऐसा अपनापन खो दिया है जो जीने की पहली शर्त हुआ करती है। रानी उससे बेखबर इंग्लैंड की धरती पर अपने कदमों को तोलती हुई सी लग रही थी और उसकी खुशी का ठिकाना न था। कई बार चहक उसने आनंद का भी ध्यान बटाना चाहा, पर फिर उसके चेहरे को देख अकेले ही उस नई जिंदगी को महसूस करने में खो जाती।
अब उन्हें इंग्लैंड आए 1 महीने से ऊपर हो रहा था। दिन भर जानवरों की सी भाग दौड़, हर जगह बनावटी संबंध, कोई भी ऐसा नहीं जिससे 2 पल बैठकर वे अपना दुख दर्द बांट सकें। खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, पर अपनेपन का काफ़ी अभाव था। यहाँ तक कि वे भारतीय भी 2-1 बार लंच पर बुलाने के अलावा अधिक नहीं मिलते जुलते जिनके एड्रेस वह अपने साथ लाया था। जब भारतीयों की यह हालत थी तो अंग्रेजों से क्या अपेक्षा की जा सकती थी। ये भारतीय भी अंग्रेजों की ही तरह हो रहे थे, सारे व्यवहार में वे उन्हीं की नकल करते। ऐसे में आनंद अपने शहर की उन गलियों की कल्पना करता जहाँ कहकहों के बीच भइयों का अस्तित्व खत्म हो जाया करता था। वे लंबी चौड़ी बहसें अब उसे काल्पनिक सी लगतीं। यहाँ तो सब कुछ बंधा बंधा सा था, ठहाकों का सवाल ही नहीं, हंसना भी हौले से होता, गोया उसकी भी राशनिंग हो। बात बात में अंग्रेजी शिष्टाचार हावी। आनंद लगातार इससे आगे जाता जा रहा था। रानी कुछ पलों को तो यह महसूस करती, पर थोड़ी देर बाद ही अंग्रेजी चमकदमक में खो जाती। आखिर जो इतनी मुश्किल से मिला है उसमें रुचि न लेने का उसे कोई कारण ही समझ में न आता। कुछ दिनों से वह भी परेशान थी। बंटी यहाँ आने के कुछ दिनों बाद तक चौकीदार के लड़के रामू को याद करके काफी परेशान रहा था। यहाँ नए बच्चों से उसकी दोस्ती आगे नहीं बढ़ सकी थी। बंटी कुछ कहता तो वे कुछ कहते और फिर वे एक दूसरे का मुंह ताकते। फिर बंटी अकेला और गुमसुम रहने लगा था। रानी ने उसके लिए कई तरह के खिलौने ला दिए, लेकिन वे भी उसे अच्छे न लगते। आखिर बंटी कितनी देर उनसे मन बहलाता। और आज तो बंटी बुखार में तप रहा था। आनंद अभी तक अस्पताल से नहीं लौटा था। आसपास याद करने से रानी को कोई ऐसा नजर नहीं आया जिसे वह बुला ले और जो उसे ढाढ़स बंधाए। अचानक इस सूनेपन में उसे लखनऊ में फाटक पर बैठने वाले रघु चौकीदार की याद आई, जो कई बार ऐसे मौकों पर डॉक्टर को बुला लाता था। उसे ताज्जुब हुआ कि उसे उसकी याद क्यों आए। उसे कुंजरी की याद भी आई, जो अक्सर आनंद के न होने पर घर में सब्जी पहुंचा जाती थी। उसे उन पड़ोसियों की भी याद आई जो ऐसे अवसरों पर चारपाई घेरे बैठे रहते थे और इस तरह उदास हो उठते थे जैसे उनका ही अपना सगा संबंधी हो। आज पहली बार रानी को उनकी कमी अखरी। पहली बार उसे लगा कि वह यहाँ हजारों आदमियों के होने के बावजूद किसी जंगल में पहुंच गई है जहाँ कोई भी उन्हें पूछने वाला नहीं है। आनंद अभी तक नहीं लौटा था। उसे रोना आ गया। तभी बाहर कार का हॉर्न बजा। रानी ने नजर उठाकर देखा, आनंद ही था। वह लगभग दौड़ सी पड़ी, बिना कुछ कहे आनंद से जा चिपई और फफक पड़ी। तभी उसने सुबकते हुए कहा, कितने अकेले हैं हम लोग यहाँ, मर भी जाएं तो कोई पूछने वाला नहीं। बंटी की तबीयत ठीक नहीं है और एक एक पल मुझे काटने को दौड़ रहा था। आनंद ने धीरे से बिना कुछ कहे उसे अलग किया और अंदर के कमरे की ओर बढ़ा, जहां बंटी आंखें बंद किए लेटा था। उसने उसके माथे पर हाथ रखा। वह तप रहा था। उसने कुछ दवाएं बंटी को पिलाईं। बंटी थोड़ा आराम पाकर सो गया। थका हुआ आनंद एक सोफे पर लुढ़क गया। दूसरी ओर आराम कुर्सी पर रानी ने ढाल पड़ी थी। आनंद ने देखा, उसकी आंखों में एक गलती का एहसास था, गोया वह कह रही हो, यहाँ सब कुछ तो है पर लखनऊ जैसा, अपने देश जैसा अपनापन नहीं है। चाहे वस्तुएं हों या आदमी, यहाँ केवल ऊपरी चमक है। कार, टेलीविजन और बंगले की चमक मुझे नहीं चाहिए। तभी रानी थके कदमों से उठी। एक बार फिर बंटी को देखा। उसका बुखार कुछ कम हो गया था। आनंद वैसे ही आंखें बंद किए हजारों मील पीछे छूट गए अपने लोगों की याद में खोया हुआ था। रानी निकट आई और चुपचाप उसके कंधों पर अपना सिर टिका दिया, जैसे अपनी गलती स्वीकार रही हो।